Asus ROG यानी कि रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का नया फोन ROG Phone 3 लॉन्च हो गया है। जब नाम से लगता है कि गेमर्स अगर आ रहा है तो ये जो फोन है ना सिर्फ और सिर्फ गेमर्स के लिए बनाया गया है। वैसे मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो गेमिंग फोन होते हैं ना वो सिर्फ गेमर्स के लिए बनाए जाते हैं, आम जनता के लिए होते भी नहीं है ये सारे फोन्स। खैर उसके बारे में किसी और वीडियो बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं आखिर ROG Phone 3 में आपको क्या खास देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात करें तो ROG Phone 3 यार मतलब गेमिंग फोन है तो सारे जो स्पेसिफिकेशन होगी ना सारी टॉप नॉच होगी और सबको बेस्ट इन क्लास चीजें देखने को मिलेंगी। यानी अगर हम बात करें प्रोसेसर से लेकर डिस्प्ले, बैटरी, सारी चीजें है ना स्पेसिफिकेशन टॉप ऑफ द लाइन होगी। जैसे अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो डिस्प्ले है ना वो है 6.59 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 270 हर्ट्ज का इसके अंदर रिस्पॉन्स टाइम है और 25 मिली सेकेंड्स का जो टच लेटेंसी होती है ना वो देखने को मिलती है। जी हाँ, ये काफी बढ़िया चीज है और किसी को अगर कंपेटिटिव गेमिंग करनी है ना तो उसके लिए काफी अच्छा, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ फ्रेम्स आएंगी, ज्यादा अच्छा टच रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, लेटेंसी कम होगी ना, तो किसी को एम करना, शूट करना, तो जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर PUBG, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी ले ले तो वहां पे इस चीज का जो फायदा है ना वो उठाया जा सकता है। डेफिनेटली ये चीज होती है। लेकिन इसी के साथ ही बात करें 144 हर्ट्ज का, वो उसका क्या फायदा है? वेल अभी के समय में कुछ 100 प्लस गेम्स है जो कि इस चीज को सपोर्ट करते हैं, ये बात हो जाती है। लेकिन आने वाले समय में कॉल ऑफ ड्यूटी और PUBG मोबाइल की बात करें तो धीरे धीरे इनमें भी सपोर्ट आने वाले जो कि 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करेंगे और जब उनमें इस चीज सपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा ना तो यहाँ पे आप इस चीज का और अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। वैसे पर्सनली बात करें तो 144 हर्ट्ज का कोई नॉर्मल डे टू डे में यूज करेगा तो शायद उसे इतना बड़ा डिफरेंस देखने को ना मिले। यानी कि कोई आदमी अगर 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज में जाता है तो डिफरेंस देखने को मिलता है। 90 से 120 में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना 60 से 90 में था। और 120 के बाद जब कोई 144 में जाएगा तो उसको तो और कम नेग्लिजिबल डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि नेकेड आई से उसको डिफरेंस क्रिएट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, इवन 120 हर्ट्ज तक ये चीज नोटिसेबल रह रही है बहुत हल्की सी। इवन 90 और 120 के बीच में भी कुछ बड़ा डिफरेंस रहता नहीं है। लेकिन 144 तक आते आते जब इतनी लिमिट हो जाती है ना तो डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यार ये बात हो जाती है। नॉर्मल यूज केस में पता नहीं चलेगा, लेकिन गेम अगर 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है तो वहां पे थोड़ा सा एडवांटेज देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ ही बात करें प्रोसेसर की तो वो भी टॉप नॉच और यहाँ पे देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 865 प्लस। ये क्वालकॉम का लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर है। इसे सबसे पहले ROG Phone 3 के अंदर इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर और इसकी खास बात है कि इसके अंदर जो क्लॉक स्पीड है CPU की वो 3.1 गीगाहर्ट्ज हो गई है मैक्सिमम। यानी कि आप मान के रखिए कि 10 to 15% इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 865। लेकिन स्नैपड्रैगन 865 इतना पावरफुल था कि कोई भी गेम है ना उसका 100% यूटिलाइजेशन कर नहीं सकता था। और अब स्नैपड्रैगन 865 प्लस आ गया तो उसके साथ भी बात है। तो कहने का मतलब है कि भले ही प्रोसेसर थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल हो गया लेकिन आपको डे टू डे टास्क इवन गेमिंग के अंदर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। स्नैपड्रैगन 865 भी वैसे चलेगा, स्नैपड्रैगन 865 प्लस भी वैसे चलेगा, दोनों एग्जैक्ट सेम तरीके से चलेंगे, दोनों में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला, ये बात फैक्ट हो जाती है। इवन इसके अंदर आपको कॉपर की बड़ी हीट पाइप देखने को मिलती है। वेल Asus ने बोला है कि जो गेम्स अगर आप लंबे टाइम तक खेलते हो ना तो जो हीट होती है ना उसे डिसिपेट करने में मदद करती है। पीछे की तरफ आपको ग्लास डिजाइन देखने को मिलता है। वेल काफी अच्छी चीज है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, पीछे आपको RGB लोगो देखने को मिलता है और RGB लाइटिंग और इस टाइप का जो डिजाइन होता है ना वो गेमर्स ही पसंद करते हैं। नॉर्मल लोग इस टाइप का डिजाइन और फैंसी चीजें पसंद नहीं आती। यानी कोई भी अगर आदमी नॉर्मली अगर फोन खरीदेगा और उस पर अगर बात करेगा तो वो ये नहीं चाहेगा कि बात करते करते पीछे का RGB लोगो है वो चमके, मतलब कि चीज देखने में कूल लगती है लेकिन गेमर्स के लिए लगती है। नॉर्मल लोग को इतनी ज्यादा पसंद आती नहीं है चीज। खैर ये तो सिर्फ आउटर और लुक्स की बात हो गई। अगर हम बात करें रैम और स्टोरेज की तो इसके अंदर आपको 8GB 12GB की रैम्स देखने को मिलती है। LPDDR5 रैम है और जो स्टोरेज है वो आपको देखने को मिलता है 128GB 256GB और इसके अंदर स्टोरेज टाइप है ना वो है UFS 3.1 जो कि 10 to 15% ज्यादा फास्ट हो जाता है एज कंपेयर टू UFS 3.0। जी हाँ, ये चीज हो जाती है और इसके अंदर फायदा ये रहता है कि जो ऐप ओपनिंग का जो टाइम रहता है ना वो इंप्रूव हो जाता है। यानी कि इसका कुछ प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट देखा जाए तो ऐप ओपनिंग या फिर ऐप को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने का जो टाइम है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो UFS 3 के ऊपर से एक छोटा सा माइनर इंप्रूवमेंट कहूंगा, लेकिन जो पुरानी UFS 2.1 है ना उसके ऊपर एक मेजर इंप्रूवमेंट कहूंगा। यार ये बात हो जाती है। इसी के साथ ही इसके अंदर आपको Android 10 देखने को मिलता है, ROG UI देखने को मिलता है। जो ROG UI में जो गेमिंग के फीचर्स होते हैं, एक्स मोड होता है, परफॉर्मेंस मोड दे दिया, गेमिंग
के अलग अलग फीचर्स दे दिए, अलग अलग गेमिंग के ट्रिगर्स दे दिए, मोशन ट्रिगर दे दिया, एयर ट्रिगर्स दे दिया, यार गेमिंग के फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर भी देखा जाए तो उसके अंदर भी सिर्फ गेमिंग के ऊपर ही फोकस किया गया। यानी किसी को अगर सिर्फ गेम ही खेलना है इसमें और गेमिंग के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना है तो हार्डवेयर में भी उस चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे बात करें एयर ट्रिगर्स वगैरह, और सॉफ्टवेयर में भी उस चीज को इंप्लीमेंट किया गया ताकि लोगों को गेमिंग का एक्सपीरियंस अच्छा देखने को मिल सके। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं आपको, जो Asus के जो सॉफ्टवेयर अपडेट का सपोर्ट है ना वो इतना अच्छा नहीं है। पास में हमने देखा है कि Asus के फोन्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं वो लेट आते हैं, सॉफ्टवेयर सपोर्ट इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। तो यार ये बात हो जाती है। वही बात करें गेमिंग फोन है तो कैमरा के ऊपर तो फोकस करा है इस बार उन्होंने, लेकिन इतना ज्यादा फोकस भी नहीं किया। जैसे बात करते हैं यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का Sony IMX686 सेंसर देखने को मिलता है, 8K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, 4K 60 FPS में वीडियो, 4K HDR में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के कैपेबल है। साथ ही साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी देखने को मिलता है इसके अंदर। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, पास्ट में हमने Asus की हिस्ट्री देखी है, Asus के फोन्स में इतना अच्छा कैमरा देखने को नहीं मिलता। ROG Phone 2 में भी अच्छा कैमरा नहीं था। ऑब्वियसली कैमरे के अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया, लेकिन आप इसे इतना ज्यादा एक्सेप्शन नहीं समझ सकते कि आपको एक फ्लैगशिप लेवल का कैमरा देखने को मिल जाए। जी हाँ, क्योंकि कैमरे के ऊपर फोकस किया इस बार उन्होंने, लेकिन जो मेन फोकस है ना वो गेमिंग के ऊपर है, जिसमें जो कैमरा है ना वो पीछे थोड़ा छूट जाता है, कैमरे के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता। लेकिन अच्छी बात है कि हार्डवेयर अच्छा है। और अगर किसी को अगर इससे अगर फोटोग्राफ लेनी है तो सजेशन ये हो कि इसके अंदर गूगल कैमरा डाल दे। गूगल कैमरा अगर इसके लिए अवेलेबल हो गया तो आप इससे बहुत अच्छी फोटोग्राफ ले सकते हो। जी हाँ, ये चीज पॉसिबल हो सकती है। इसी के साथ ही हमने पास में भी देखा कि Asus के Max Pro M1 M2 उनमें भी कैमरा का हार्डवेयर अच्छा था, लेकिन सॉफ्टवेयर के कारण वो इतनी अच्छी इमेजेस ले नहीं पाते थे। लेकिन गूगल कैमरा के बाद उनके अंदर जो कैमरा की जो परफॉर्मेंस थी ना वो काफी इंप्रूव हुई थी। तो शायद सिमिलर केस है ना ROG Phone 3 के साथ भी हो सकता है। और इसी के साथ ही देखे तो उस फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया चीज है। और अगली जो चीज वो ये है कि इसके अंदर से कोई भी हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता। हेडफोन जैक हटा दिया, लेकिन 2 USB Type-C पोर्ट डाल दिए। 2 अलग अलग साइड्स के अंदर आपको USB Type-C के पोर्ट देखने को मिलते हैं। और इसका फायदा ये है कि इसके अंदर आपको अलग अलग डॉकिंग कनेक्शन और अलग अलग एसेसरीज देखने को मिल रही है गेम खेलने के लिए। यानी कि जो मैं बता चुका हूं, जो गेमिंग फोन है गेमर्स के लिए बनाया गया है, और गेमर्स का एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए कोई अलग कंट्रोलर ऐड कर लो, कोई अलग से डिस्प्ले ऐड कर दो, पीछे अगर आप एक जो कूलिंग मैकेनिज्म होता है उसे आप ऐड कर सकते हैं। यानी कि Type-C पोर्ट का यूज करके अलग अलग एसेसरीज को इसके अंदर कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे आपको एडिशनल पैसे देके पे करना पड़ेगा। डेफिनेटली ये चीज फोन के साथ बंडल होकर नहीं आने वाली। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो इतने सारे एसेसरी, इतनी सारी टेक्नोलॉजी दे दी, ये सारी गेमर्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। नॉर्मल कंज्यूमर क्या रहता है, अगर गेम खेलता है तो कभी कभी गेम खेलता है, नॉर्मली उसे चलता है। अगर एयर ट्रिगर वगैरह मिल गए तो एक अच्छी चीज है, नहीं मिले तो नॉर्मली खेलेगा। और डेफिनेटली आप लोग भी मालूम है काफी सारे जो प्रोफेशनल गेमर्स होते हैं, अगर वो मोबाइल पे गेमिंग कर रहे हैं तो जनरली वो लोग होते हैं ना iOS वाला डिवाइस, यानी कि iPad Pro या फिर आईफोन को यूज करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर जनरल पर्सपेक्टिव में बात करूं तो कोई आदमी अगर गेमर नहीं है ना, तो उसके लिए जो सारे जो फीचर जो गेमिंग सेंट्रिक दे रखे हैं ROG फोन में, वो थोड़े से यूजलेस हो जाते हैं। जी हाँ, मतलब इवन एसेसरीज वगैरह भी है, वो भी सिर्फ गेमिंग को फोकस करने के लिए बनाए गए, ना कि फोन की फंक्शनैलिटी को या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। तो यार ये बात हो जाती है। और ऐसे ही देखा जाए तो गेमिंग फोन बनाते बनाते कुछ एक दो चीजें उन्होंने अच्छी करी है, जैसे 6000 mAh की बड़ी बैटरी डाली है। ऑब्वियसली 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है तो फोन के अंदर काफी अच्छी चीज होती है। लेकिन उसको बनाने के चक्कर में फोन जो है वो कंपैरेटिवली दूसरे फोन से थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा भारी हो गया है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। फ्रंट फायरिंग स्टीरियो स्पीकर आज के समय से बहुत ही ज्यादा रेयर चीज हो गई है, लेकिन उसके चक्कर में आपको बेजल लेस डिजाइन नहीं मिलता जो आज के मॉडर्न स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। इसके अंदर ऊपर नीचे हल्की सी बेजल देखने को मिलती है, जहां पे स्पीकर्स देखने को मिलते हैं आपको। इवन जो फोन का जो UI है ना वो भी काफी ज्यादा हैवी है, कि ज्यादातर लोग है ना उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, फिर उसमें गेमिंग सेंट्रिक फीचर्स दे रखे हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो नॉर्मल लोग होते हैं ना उनके लिए फोन बनाया नहीं गया, ये फोन सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया जिनके लिए हार्डकोर गेमिंग करनी है। अब पास्ट में भी हमने देखा है कि जनरली कोई गेमिंग फोन आता है ना तो लोग उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते। काफी अच्छा एग्जांपल है लास्ट ईयर का OnePlus 70 ROG Phone 2। दोनों फोन एग्जैक्ट सेम प्राइस पे, एग्जैक्ट सिमिलर टाइमिंग पे रिलीज हुए थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे OnePlus 70 की सेल्स ज्यादा हुई थी। उसके रीजंस थे, वो देखने में ज्यादा अच्छा लगता था, यानी कि ज्यादातर लोगों को लगता था कि हम क्यों गेमिंग फोन खरीदे, पीछे RGB लाइटिंग वगैरह लग रही है। और उसकी चक्कर में उन्होंने नॉर्मल जो OnePlus 70 होता है उसे लिया, क्योंकि उसके अंदर कैमरा भी अच्छा देखने को मिल रहा था, स्पेसिफिकेशन मोर और लेस सिमिलर थी। बाकी देखा जाए तो ऑन पेपर ROG Phone 2 अच्छा था, लेकिन ज्यादातर लोग उसके ऊपर गए क्योंकि वो ज्यादातर लोगों की जो नीड थी ना उसे फुलफिल कर रहा था। ROG फोन है ना, स्पेसिफिकेशन अच्छी है, लेकिन वो जो नीड फुलफिल कर रहा है ना वो सिर्फ गेमर्स की कर रहा है। और अगर सब लोगों को स्पेसिफिकेशन ही चाहिए होती, सब लोगों को फास्ट प्रोसेसर, ज्यादा बड़ी बैटरी, ज्यादा रैम, यही सारी चीजें चाहिए होती है ना, तो आज के समय मार्केट में हर कंपनी है ना वो अपने गेमिंग फोन ही बना रही होती।
पर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। खैर इसके पीछे का लॉजिक के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल कहने का मतलब ये है कि इस फोन का जो बेस वर्जन कीमत है वो है 50,000 रुपीज, और 50,000 रुपीज में आपको एक ऐसा फोन देखने को मिल रहा है जिसके अंदर आपको टॉप नॉच स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है एंड्रॉइड के स्पेस में। और अगर किसी को सिर्फ गेमिंग ही करनी है तो ही इस फोन के ऊपर जाए, और गेमिंग अगर नहीं करनी तो उस फोन के ऊपर बिल्कुल ही भूल जाए, ये बात हो जाती है। इवन अगर आपको गेमिंग के अलावा कुछ और भी करना है ना, जैसे कि आपको एक अच्छा लुकिंग फोन चाहिए, या फिर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए, या फिर आपको कुछ और भी दूसरी चीजें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग हो जाती है ना, तो सजेशन यही होगा कि इस फोन को छोड़ के किसी दूसरे फोन के ऊपर देखे। लेकिन अगर आपको गेमिंग के अलावा कुछ करना ही नहीं है तो ही इस फोन के ऊपर जाए, और अगर इसके एसेसरीज वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं तो एक बार चेकआउट कर ले कि एसेसरीज वाकई में काम करते हैं, फिर कोई गिमिक वगैरह तो नहीं है, क्योंकि इस टाइप की चीजें भी हमने देखी है। तो देखा जाए तो ये पूरी कहानी है Asus के ROG Phone 3 की, जो कि देखा जाए तो हर एंगल से सिर्फ गेमर्स के लिए बनाया गया। और अगर आप गेमर नहीं हो ना तो प्रोबेबली दिस फोन इज नॉट फॉर यू, लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमर हो और गेमिंग के अलावा कुछ नहीं करना चाहते तो ये फोन शायद आपके लिए हो जाता है। तो दोस्तों ये है बात ROG Phone 3 के बारे में। वैसे फोन आप लोग कैसा लगा नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।